नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे और मैं स्वागत करता हूं इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट की तरफ से आप सबका इंडियन पॉलिटी विथ लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में। ठीक है। तो अपन पूरा कंप्लीट लक्ष्मीकांत इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। ठीक है। तो क्या हुआ था इस एक्ट में, क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के, क्या सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का हमारी पॉलिटी में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में, आज हम ये कंप्लीट इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है। छोटी वीडियोस होती हैं, आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं है, केवल रिवाइज आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियोस आपके पास आती रहें। इसके अलावा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, अभी मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है। तो समझते हैं कि क्यों ये 1786 वाला अमेंडिंग एक्ट आया। ठीक है। तो जब भी हम 1786 वाले अमेंडिंग एक्ट की बात करेंगे तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्ट ऑफ 1784, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं और जिसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, ये एक्ट क्यों आए थे। पहले अगर हम इसको समझ लेंगे तो बाकी भी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट की। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि पहला स्टेप था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कोशिश की कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है व्यापार करने, उसको ऐसे मनमानी करने से रोका जाए और उसको थोड़ा सा इंडियन जो भी उसके अफेयर्स हैं, है ना, जो भी उसके कंपनी के रूल्स वगैरह हैं, है ना, और जो भी वो मनमाने तरीके से व्यापार कर रही है उसको थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो कंपनी के ऊपर पकड़ बनाने के लिए पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसकी भी प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। इस एक्ट में होता क्या है? तो इस एक्ट में होता यह है कि इस एक्ट में अ, एक गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाती है। ठीक है। तो एक पहले क्या था कि गवर्नर हुआ करते थे पहले ना। ठीक है। पहले में गवर्नर हुआ करते थे। ठीक। तो पहले हुआ करते थे गवर्नर। तो गवर्नर में हुआ ये कि गवर्नर से बंगाल का जो गवर्नर था उस वक्त थे वेरन हेस्टिंग्स। तो वेरन हेस्टिंग्स को गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, फर्स्ट पोजीशन ऊपर रखी जाती है। इसके अलावा ठीक है, तो ये बंगाल के थे। इसके अलावा होता ये है कि इनके अंदर ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना, और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं वो उनके लिए अंदर काम करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप इनको असिस्ट करेंगे। इनके साथ साथ ठीक है, अब बॉम्बे जो बंगाल के गवर्नर हैं वो तो गवर्नर जनरल बन के ऊपर चले गए। ठीक है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर जो है वो इनके अंदर अंडर में काम करेंगे। इसके बाद हुआ ये कि इनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई। ठीक है। क्या बनाई गई? काउंसिल बनाई गई। एक मिनट। ठीक है। तो इनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है। तो होता ये है कि 1773 में क्या हुआ पता चला। तो 1773 में पहले पहला स्टेप था जब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट लाया। उसमें हुआ ये कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इनके अंदर काम करने के लिए बोल दिया गया, प्लस एक काउंसिल बनाई गई जो कि उनको असिस्ट करेगी। ठीक है। एक काउंसिल बनाई गई। इसके बाद होता यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है। होता यह है कि गवर्नर जनरल को ये बोला गया कि जब काउंसिल आपको असिस्ट करेगी ना तो काउंसिल की जो मेजोरिटी होगी, है ना, जैसे 5 लोग हैं तो 4-1 की मेजोरिटी, है ना, 4 लोगों ने कहा ये सही है, एक लोगों ने कहा वो गलत है, तो 4 की मेजोरिटी हो गई ना, 4-1 की मेजोरिटी हुई। तो अब इसके ऊपर गवर्नर जनरल को काम करना था। इससे होता यह था कि कभी गवर्नर जनरल का मन कुछ और होता था लेकिन काउंसिल के दबाव में, क्योंकि काउंसिल की मेजोरिटी आ गई है, ठीक है, उसके विपरीत चली जाती थी। तो इस दबाव में उसको अलग डिसीजन लेना पड़ता था और इसकी वजह से बहुत सारे फ्रिक्वेंट डेडलॉक्स देखने को मिलते थे। डेडलॉक्स का मतलब ऐसा होता है ऐसी कंडीशन जब कोई सही से डिसीजन ना ले पाए, है ना, कोई एक निर्णायक मुद्दे पर हम ना पहुंच पाए, निर्णायक जो परिणाम है उस पर ना पहुंच पाए, एक अच्छा रिजल्ट हमको ना मिले। ठीक है। तो फ्रिक्वेंट डेडलॉक्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक। अब जब डिसीजन ले ही नहीं पाओगे जल्दी जल्दी तो भाई जब निर्णय जब की बात है तब की बात होगी ना। अब टाइम चला गया तो फिर क्या ही फायदा उस निर्णय का। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डेडलॉक देखने को मिलता था गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में। इसके बाद होता यह है कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है।
तो पिट्स इंडिया एक्ट में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसका कंपनी के ऊपर। तो कंपनी को और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए जाते हैं, इसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए जाते हैं जो कि लंदन में, जो कि सुपरवाइज करेगी कंपनी के इंडियन अफेयर्स को, ठीक है, जो भी इंडिया में काम चल रहा है उसको सुपरवाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है। इस एक्ट में होता यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अब देखिएगा यहीं से आने वाला है ट्विस्ट, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है, ठीक है। अभी पहले कौन थे तो पहले थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1786 में आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बनते हैं ना, तो वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कुछ पावर्स दी जाए, है ना। ऐसी पावर्स जो अभी के 1773 वाले लॉज में या 1784 वाले लॉज में जो कानून थे उनमें ये नहीं थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड पर उनको ये पावर देने के लिए ही 1786 का ये अमेंडिंग एक्ट आता है। समझ आया? 1786 का अमेंडिंग एक्ट क्यों आया? क्योंकि गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में ढेर सारे डेडलॉक हो रहे थे, उनका सही से डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी बढ़ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको रोकने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1786 में बोलते हैं कि इनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर और चाहिए जिससे वो काउंसिल को कंट्रोल कर सकें। क्या डिमांड करते हैं आगे देखते हैं। तो 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस ये कहते हैं कि हमको दो दो डिमांड है उनकी। तो पहली क्या डिमांड है जरा सुनिए। पहली डिमांड में वो कहते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में गवर्नर जनरल के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो काउंसिल की जो मेजॉरिटी वाला डिसीजन है उसको भी ओवरराइड कर सके, ठीक है। जो भी कुछ स्पेशल केसेस में काउंसिल की जो मेजॉरिटी वाला डिसीजन है उसको ओवरराइड करने की पहली डिमांड थी इनकी। दूसरी डिमांड क्या थी? दूसरी डिमांड ये थी कि मिलिट्री जो भी इंडिया में प्रेजेंट है, ब्रिटिश जो फोर्सेस इंडिया में प्रेजेंट है, उनका कमांडर इन चीफ कौन होगा? उनका कमांडर इन चीफ होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इन दो प्रोविजंस के साथ इन दो मांगों को पूरा करने के लिए लाया जाता है 1786 का अमेंडिंग एक्ट, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से, ठीक। इसके बाद होता यह है कि जरा सुनिए, अब इससे होता क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब दो लॉज आ गए, है ना, जिसकी वजह से पहला काम तो ये हुआ कि इस गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब होता यह है कि जो गवर्नर जनरल है वो सुप्रीम अथॉरिटी बन गया। काउंसिल का तो कोई मतलब रहा ही नहीं भैया, क्योंकि सिविल में, ठीक है, सिविल में काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर मिल गई इनको, है ना। जो भी चाहे इस काउंसिल मेजॉरिटी में हो चाहे ना हो, अगर गवर्नर जनरल को लगता है, अब इसने स्पेशल केसेस बस बोला है, स्पेशल केसेस में मेंशन तो नहीं किया कि क्या चीज आते हैं। तो इसने बोला कि स्पेशल केसेस में मुझको ओवरराइड करने की पावर दे दो, दे दी गई। अब होता यह है कि जब भी गवर्नर जनरल को लगेगा कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ कह देगा, वो बोल देगा कि स्पेशल केस है भाई, अब मैं करता हूँ, डिसीजन मेरा होगा। तो सिविल में भी सुप्रीम अथॉरिटी बन गए और मिलिट्री में भी, क्योंकि मिलिट्री में भी डिमांड किए थे कि इनको चाहिए सुप्रीम पावर और ये होंगे कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ होने के नाते इनको बोल दिया गया था कि आप हैं। अब तो इस वजह से होता यह है कि गवर्नर जनरल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स दोनों में ये सुप्रीम अथॉरिटी बन जाते हैं। दूसरा, ये मॉडल जो अभी ये मॉडल चल रहा है ना, कॉर्नवालिस के टाइम पे, यही मॉडल आगे के गवर्नर जनरल्स के लिए भी कंटिन्यू रहेगा। तीसरा तीसरा ये था कि जो काउंसिल का डोमिनेंस था पहले, मेजॉरिटी से जो डिसीजन लिया जा रहा था, अब गवर्नर जनरल की पावर बढ़ने से ये हो गया कि अब जो पहले गवर्नर जनरल अपने डिसीजन के लिए डिपेंड होते थे काउंसिल के मेजॉरिटी ओपिनियन पे, अब वो उसके पास ये पावर है गवर्नर जनरल के पास कि वो इनकी मेजॉरिटी वाले डिसीजन को भी ओवर रूल कर सकता है, जब भी उसको लगे कि ये स्पेशल केस है भाई। स्पेशल केस बना के जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो इनको ओवर रूल कर देगा, इनके डिसीजन को। समझ आया? ये बहुत बड़ी पावर मिल गई थी गवर्नर जनरल को इस अमेंडिंग एक्ट के पास, ठीक है। इसके बाद आता है कि अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होती है। कैसे? क्योंकि देखो पहले होता था कि जैसे मान लो मेजोरिटी हुई तो ये काउंसिल है, ठीक है, और ये जीजी है, यानी कि गवर्नर जनरल। अब काउंसिल ने कुछ डिसीजन दिया, जीजी को डिसीजन नहीं पसंद आया, तो अब होता यह था कि
काउंसिल और डीजी के बीच में ये डेडलॉक जो है, ये कंडीशन ये बनी रहती थी। पर अब क्या है, अब ये है कि मान लो काउंसिल मेजोरिटी दे और जीजी को ये पसंद नहीं आया, तो जीजी कहेगा कि स्पेशल केस है, हटाओ इसको, इसकी काउंसिल हटाओ और मेरा डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, अब पावर तो आ ही गई है इसके पास। तो इस एक्ट से होता यह था कि जल्दी जल्दी क्विक होता था डिसीजन, और डिसाइसिव डिसीजन जब भी उसको हार्ड डिसीजन लेना पड़ता था ना, तो काउंसिल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। क्या पता काउंसिल कह दे कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन है, इतना जल्दी नहीं लिया जाएगा। तो अब इसके इसके लिए गवर्नर जनरल को पूछना नहीं पड़ेगा, बस एक काउंसिल है कि असिस्ट करो, बस काम तुम्हारा यही है ना, जो ले दे के काम बचाए तुम्हारा, कि हेल्प करो बस, डिसीजन अब तुम्हारे लिए मेजोरिटी मेजोरिटी का कोई मतलब रहा नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसके बाद मेंटेन, जो कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया। फाउंडेशन ये बनाता है आगे आने वाली जो भी गवर्नेंस है, जो भी चार्टर एक्ट वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह जो भी आते हैं, उनके लिए ये जमीन तैयार करता है, ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश पावर जो सेंट्रलाइजेशन चाहती थी इंडिया में, कि पावर जो है वो कंपनी के पास से हटके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसके पास चली है, क्राउन के पास चली है, वो काम धीरे धीरे इन्होंने शुरू करना, मतलब करना शुरू कर दिया था। शुरुआत की 1773 से, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, और अमेंडिंग एक्ट में तो गजब की पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो ये आगे आने वाले जो चार्टर एक्ट्स वगैरह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए जमीन तैयार करने का काम ये करता है 1786। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, तो यही था हमारा 1786 का अमेंडिंग एक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों जगह यही नाम है, इसी बी इनफाइनाइट। सर्च करेंगे टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड मिल कर सकते हैं। सेम यही पीपीटीज मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, तो वहाँ से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछा करिए, है ना। और आप अगर किसी भी टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर टाइप टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, कोई दुविधा, कोई शंका, कोई तकलीफ, तो अंकित भैया इज़ ऑलवेज हियर फॉर यू। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। इंजॉय करिए वीडियो, पढ़ाई इंजॉय करिए, है ना, अच्छा करिए कुछ लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।